हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर पर मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियोस जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपके प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ा और उससे पहले की कंडीशंस क्या थी, पहले वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चोरी चोरा का एक वायलेंट इंसिडेंट होने के बाद फरवरी 1922 में गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा। गांधी जी का जो सबसे मेन आइडिया था नॉन वायलेंट, वो जो है पूरी तरीके से हर्ट हो चुका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और इससे गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जब गांधी जी को इस इंसिडेंट का पता चला तो वो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके थे, जो सत्याग्रही हैं उन्हें अभी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने आखिर किया क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने लोगों को जन आंदोलन का मतलब बनाया। मास मूवमेंट आखिर होता क्या है, लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पता चला और उसकी ताकत क्या होती है और उसके बल पर किया क्या जा सकता है, ये लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पता चला। लेकिन नॉन वायलेंस के हिसाब से ये आंदोलन जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहां पर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि इसमें नॉन वायलेंस रही नहीं। एक टाइम आने के बाद ये आंदोलन जो है वायलेंट हो गया था। तो गांधी जी को ये चीज़ पता चल गई कि अभी सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो इस तरीके के मास मूवमेंट से, इस तरीके के जनसंघर्षों से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब वो चाहते थे कि जो 1919 का गवर्नमेंट एक्ट है, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रांतीय परिषदीय चुनाव, उसमें पार्टिसिपेट किया जाए और उसमें पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया जाए। उन्हें बताया जाए कि आप एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है और आप डेमोक्रेटिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के अंदर एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं, जिसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया। एक पॉलिटिकल टेंजेंट ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के यंग लीडर्स थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर्स थे, वो इंडिया के लिए फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाए या फिर आधी अधूरी इंडिपेंडेंस उन्हें मिले। वो फुल इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए चाहते थे और इसीलिए वो लोग नेशन वाइड एक और मूवमेंट करने के लिए रेडी थे और वो चाहते थे कि एक ऐसा नेशन वाइड मूवमेंट हो जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन 1920 का जो टाइम था, जो लास्ट टाइम चल रहा था 1920 में, उसी टाइम से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, एक व्यापक आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई थी, जिसने पूरी तरीके से सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस को पलट कर रख दिया। जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी वो 1926 तक गिरने लगी थी, स्टार्टिंग हो चुकी थी और 1930 तक आते आते ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मार्केट में एग्रीकल्चरल जो हार्वेस्ट था उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इस वजह से जो एक्सपोर्ट था वो आधे से भी कम रह गया था। हालत वो हो चुकी थी कि किसान जो है अपनी फसलों को बेच भी नहीं पा रहे थे, उन्हें सेल नहीं कर पा रहे थे और जब फसलें सेल नहीं हो रही थी तो जो लगान था, जो रेवेन्यू था, वो उसको भी पे नहीं कर पा रहे थे। 1930 तक आते आते जो रूरल एरियाज थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और जैसा कि हमको पता है कि इंडिया में किसानों की कंडीशन का खराब होने का मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसान पॉपुलेशन ही है। तो 1930 तक रूरल एरियाज में किसानों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अभी मैंने आपको 1919 के गवर्नमेंट एक्ट के बारे में बताया। जिस टाइम पर इस गवर्नमेंट एक्ट को लॉन्च किया गया था उस टाइम पर ही ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि आज से 10 साल बाद
इस रिफॉर्म्स के क्या प्रॉज हुए हैं, क्या कॉन्स हैं, और किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में करने चाहिए, और किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है जो सभी लोग एक्सेप्ट कर सके। इसलिए आज से 10 साल बाद एक कमेटी इंडिया में इस चीज़ के लिए भेजी जाएगी। उसी को देखते हुए जो ब्रिटेन की न्यू टॉरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सर जॉन साइमन की हेड में एक कमीशन बनाया और इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे जो सारे ही ब्रिटिशर्स थे। जब इंडियंस को ये बात पता चली कि हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये भी ब्रिटिशर्स ही तय करेंगे, तो इस चीज़ से इंडियंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के साथ किया गया। ये स्लोगन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। उसे काले झंडे दिखाए गए और लोगों ने इस कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया। कारण सिर्फ एक था कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना ये था, जब उन्हें इस चीज़ का पता चला कि कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है, तो उन्होंने एक बात कही कि हमें नहीं लगता कि इंडियंस इतने कैपेबल हैं कि वो अपने लिए किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएं जिसे सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें। उनका मानना ये था। तो इसी वजह से उस टाइम पर उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट साइमन कमीशन की तरफ से बन के आएगी और एक रिपोर्ट आप लोग क्रिएट कीजिए। तो जो रिपोर्ट इंडियंस की तरफ से भेजी गई थी उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इन्हीं 2 रिपोर्ट्स को जो है जब सबमिट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो वहां पर लंदन में एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन दोनों को डिस्कस किया जाना था। लेकिन वो बात की चीज़ है, उससे पहले हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं कि उससे पहले का बैकग्राउंड आखिर रहा क्या। जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा था, साइमन कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा था, तो जो उस टाइम पर इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने सभी का ध्यान भटकाने के लिए, सभी को डाइवर्ट करने के लिए एक गुगली फेंकी, और वो गुगली थी डोमिनियन स्टेटस की। उन्होंने एक गोलमोल सी बात कर दी कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब सभी लोग चक्कर में पड़ गए कि ये आखिर है क्या। जिन लोगों को पता था उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और कुछ लोगों को पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी गोली है जो दी गई है और इसका कोई मतलब नहीं है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। जो मेन पावर्स हैं, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसीज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेंगी। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसमें उसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे और कुछ लोगों को पता था कि ये कुछ नहीं है, किसी काम की चीज़ नहीं है। लेकिन जो हमारे उदारवादी नेता थे, जो मध्यमार्गी जो नेता थे, वो लोग चाहते थे कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देकर हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में रहें और एक अच्छे से डेवलप करें। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो इस चीज़ के पूरी तरीके से अपोज में थे। 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होना था लाहौर में, जिसके अध्यक्ष, जिसका हेड बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने इस सेशन को एड्रेस करते हुए कहा कि हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस की एक मांग रखी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरीके से टाल दिया और गोलमोल सी एक बात हमारे सामने कर दी। लेकिन अब वो हमें अगर डोमिनियन स्टेटस दे भी देंगे ना, तो भी हम नहीं लेंगे। अब हमारा वन एंड ओनली वन गोल है और वो है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में। इस मांग को मान लिया गया और जब आखिरी दिन था इस सेशन का 31 दिसंबर 1929 को, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आने वाली 26 तारीख को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके बाद जो है लोगों ने 26 जनवरी को एक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में बनाया और उसी दिन को यादगार करने के लिए हम लोग आज भी जो है रिपब्लिक डे उस दिन मनाते हैं। हमारा संविधान पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि उस तारीख को एक मेमोरी बनाया जा सके, उसे हमेशा याद रखा जा सके। और इसी दिन जो है
लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, आज भी उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब जो है गांधी जी एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे थे जिसमें पूरे देश को पिरोया जा सके। एक ऐसा छोटा सा मुद्दा गांधी जी हाथ लगना चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिससे मैं सभी लोगों को, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, लेकिन मैं सबको एक ही धागे में पिरो सकूं। एक ऐसा मुझे मुद्दा मिल जाए जिससे हम लोग एक नेशन वाइड मूवमेंट को क्रिएट कर सके। यहीं से गांधी जी को मिला नमक। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सॉल्ट। नमक गांधी जी को एक ऐसा मुद्दा मिला जिससे गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे। अब किस तरीके से गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा के लिए इस्तेमाल किया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि एक वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा करें और वो आपके लिए बोरिंग हो जाए, क्योंकि स्टोरी अगर शॉर्ट हो तो सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो नमक को सविनय अवज्ञा में किस तरीके से यूज़ किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस तरीके के डिटेल लेक्चर्स के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री हूँ क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी प्रोफाइल को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रीवियस टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी क्लास 9th एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स बोथ। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं मुझे कि मैम अनअकैडमी ऐप को यूज़ किस तरीके से करना है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि आप बहुत जल्दी से और बहुत फास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर जो प्लस क्लासेस होते हैं, प्लस कोर्सेज होते हैं, आप वो प्लस कोर्सेज भी किसी पर्टिकुलर एजुकेटर के परचेज कर सकते हैं। जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, आप चाहते हैं उनके प्लस कोर्स लेना, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और इस टाइम पर बहुत अच्छा ऑफर आप लोग के लिए चल रहा है। अगर आप लोग 12 मंथ या फिर उससे ऊपर का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और परचेज करने पर आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्लस अगर उसमें भी आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं, दैट इज भारती G10, अगर ये कोड आप लोग यूज कर लेते हैं तो भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप या फिर उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसके साथ आपको फ्री मिलेगा। बट ये ऑफर पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। सो जल्दी से जाइए और जल्दी से जाके इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। डोंट मिस योर चांस, जल्दी से जाइए और फटाफट से इस ऑफर का मजा उठाइए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल करने के बाद क्या आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। आज से छोटा बच्चा भी जानता है कि फ़ोन से गेम कैसे डाउनलोड करते हैं, और जिस तरीके से गेम इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से अनअकैडमी ऐप को भी आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सिर्फ आपको अनअकैडमी सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और वहाँ पर आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप मिलेगा। लर्नर ऐप को सिंपली आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद जो है वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको वहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए, आपको कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। लैंग्वेज चूज करने के बाद आप वहाँ पर ये बताएंगे कि आप आखिर प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन का मोटिव क्या है, आप किस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप UPSC एस्पिरेंट है, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के, 11th के, 12th के, IIT, JEE, व्हाटएवर यू वांट, आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप वो कैटेगरी यहाँ पर फिल करेंगे और वहाँ पर आपका नाम एंड ऑल, आपकी एज वगैरह वहाँ पर सब आपको फिल किया जाएगा और आपकी एक प्रोफाइल जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी।
जैसे ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई तो आपको वहाँ पर फ्री जो क्लासेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी क्लासेस जो है फ्री अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर आप मेरा कोड सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा कोड क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, मेरा कोड भारती, सिंपली माई नेम भारती G10, कैपिटल में है ये। आप एक कोड डालेंगे तो आप अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। आपने अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लिया। इसके अलावा आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप सेल्फ स्टडी का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आप आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे मटेरियल, टेस्ट सीरीज आपके पास आ जाएंगी, तो आप उससे अपनी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें जो है वहाँ पर एज इट इज सेट मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी कोर्स के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एजुकेटर को सर्च करना चाहते हैं जिसके बारे में आपने सुना हो कि वो अनअकैडमी पर अवेलेबल है, तो आप उनका नाम यहाँ पर डालकर उन एजुकेटर्स को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर हैं आप लोगों के लिए, पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के लिए, और हर टाइम आपके लिए कोई ना कोई बैच अवेलेबल रहता है। तो आप जो भी टॉपिक कवर करना चाहते हैं उस बैच में जाकर आप वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम एजुकेटर्स को भी दिया करिए ताकि आप उन्हें समझ पाएँ। आपको जो भी एजुकेटर पसंद है उनके पास जाइए और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए और बहुत अच्छे से अनअकैडमी ऐप को यूज़ कीजिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो और आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।